कैश, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी, डेरिवेटिव। हम इनकी जब अकाउंटिंग करना चाहें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं या ये लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। तो हम जब बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं, तो यानी कि ये हमारे पास रियलाइजेबल किसके अंदर होंगे, विद इन 12 मंथ, और ये किस में रियलाइजेबल होंगे, बियॉन्ड 12 मंथ। इस पर हमारे पास एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट हमने इसके ऊपर एक कल क्वेश्चन ड्राफ्ट करके किया था। हमने आपको इसके अंदर 3 मेथड्स बताए थे। ये हो सकता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड पर हो, ये हो सकता है एफबीटी ओसीआई पर हो, ये हो सकता है एफबीटीपीएल पर हो, ये तीनों पर हो सकता है। ऑफ कोर्स जब लॉन्ग टर्म वाला भी आएगा तो लॉन्ग टर्म वाला भी या तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर होगा, या एफबीटी ओसीआई पर होगा, या ये एफबीटीपीएल पर होगा। इनमें से कोई चीज हो सकती है। जब हमने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के बारे में आपको बात कही थी तो मैंने इसके अंदर कुछ स्पेशल बात कही थी। एक मैंने स्पेशल बात ये कही थी कि अगर वो सेल डेटर की है, डेटर क्या अक्सर शॉर्ट टर्म वाले ही होते हैं। हाँ, अक्सर शॉर्ट टर्म वाले ही होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है एफए अकाउंट डेबिट टू बैंक था कि पता नहीं क्या था, एफए अकाउंट डेबिट टू क्या था, एफए अकाउंट डेबिट टू क्या था, चलो छोड़ो। ये सेल था, और हम इसको कितने रुपए पर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस के लिए कौन सा इंड-एएस हमारी मदद करता है, ट्रांजैक्शन प्राइस के लिए इंड-एएस 115 हमारी मदद करता है। इसका मतलब इसको तो मैंने कह दिया कि इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए ये 115 हमें बताएगा ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, एंट्री मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम फाइनेंशियल एसेट्स को अपने पास रिकॉग्नाइज जो करते थे, तो रिकॉग्नाइज तभी करते थे व्हेन वी बिकम पार्टी टू इट्स, जब हम उसके पार्टी बन जाते हैं। और मैंने आपसे यह भी कहा था, मतलब इट बिकम्स लीगल राइट्स, कि आपके पास लीगल राइट है उसकी रिकवरी करने का। ये भी मैंने बात बीच में कही थी। फिर बाकी इसके अलावा क्लासिफिकेशन भी कही थी। क्लासिफिकेशन के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा मुद्दा है, वो ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वापिस आ जाओ, तो मैं बीच में वो चर्चा रह गई थी, मैंने इसलिए वो कर दी। तो मैंने कहा हमारे पास एक तो ये स्पेशल सिचुएशन डिस्कस की थी। मैंने कहा बाकी इसके अलावा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एफए अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमारा अमाउंट क्या होता है, द अमाउंट इज अमाउंट पेड, उस एसेट के लिए जो पे किया है। क्या पेमेंट जो करते हैं एसेट के लिए फॉर एफए, उसके अलावा भी कोई पेमेंट होती है, क्या उसके अलावा भी कोई पेमेंट होती है, द आंसर इज यस, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी इसमें एडजस्ट कर देंगे। कभी कभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट उल्टी पड़ जाती है, आई मीन टू से हमारे पास रिकवरी हो जाती है उसे, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, उसे माइनस कर दिया जाता है। मैंने अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रखी है। ओके, क्या मैं इसको बाद में ही डिस्कस कर दूं तो चलेगा? तो मैंने कहा इसके बारे में मैंने नोट्स में लिखवा दिया, बट चर्चा मैं बाद में ही करूंगा किसी एग्जाम्पल के साथ। मैंने कहा जी आप सबसे पहले तो इसको इस पर रिकॉर्ड करेंगे, चाहे ये ओसीआई हो तो भी क्या यही कॉन्सेप्ट है। अगर ओसीआई भी होगा तो आप एंट्री तब भी यही डालेंगे अपने पास, द आंसर इज यस। धन्यवाद, हम तब भी एंट्री यही डालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास यहां पर क्या आईआरआर की आवश्यकता है, डू वी नीड आईआरआर? मैंने कहा नो आईआरआर नीडेड, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, हमें कोई आईआरआर की कोई आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ आईआरआर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। जब एफबीटीपीएल था तो मैंने आपके साथ एक बात करी थी, मैंने कहा साहब हम एंट्री डालेंगे एफए अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये अमाउंट होगा अमाउंट पेड फॉर एफए। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम अपने पास अलग से रिकॉर्ड करेंगे। हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलग रिकॉर्ड करेंगे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लेटर ऑन इसे राइट ऑफ कर देंगे। कहां राइट ऑफ कर देंगे? राइट ऑफ करेंगे इन P&L।
हम उसको ईयर एंड पर इसको P&L से राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री नहीं होगी। तो हम जनरलाइज बाद में नहीं करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को P&L में डालने की, पहले दिन उसको अलग करके हम अलग कर देते हैं। मैंने आपसे कहा था हमारे पास ये एंट्रीज हैं। फिर मैं आपको लेकर आया था ईयर एंड पर। जब मैं ईयर एंड पर लेकर आया था तो मैंने आपसे ईयर एंड पर क्या बोला था कि यहां पर फेयर वैल्यू इज नॉट रेलेवेंट इन द केस ऑफ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट्स। फेयर वैल्यू इज नॉट रेलेवेंट, हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता फेयर वैल्यू से, ठीक है ना। हमारा फेयर वैल्यू से कोई लेना देना यहां पर नहीं है। हां, यहां पर हमने आपसे कहा था कि आप वैल्यूएशन अलाउंस बना सकते हैं। अगर आपको लगता है तो वी कैन मेक द वैल्यूएशन अलाउंस, आप उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन ओसीआई की जब बात आई थी तो यहां पर क्या फेयर वैल्यू इज रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट? इज रेलेवेंट। हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि अब फेयर वैल्यू रेलेवेंट है। ये फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ये फेयर वैल्यू एज पर 113 है, दिस इज एज पर 113, यानी कि दिस इज विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये एज पर 113 फेयर वैल्यू होती है। और मैंने कहा कि आपका जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, कैरिंग अमाउंट के साथ कंपैरिजन करेंगे किसका? फेयर वैल्यू का। और डिफरेंस को हम कहां डाल देंगे? ओसीआई रिजर्व में। डिफरेंस को कहां डाल देंगे हम लोग? ओसीआई रिजर्व में। अभी जो मैंने कल बताया था वही मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चला जाए। और ये ओसीआई रिजर्व कैन बी रिसाइकिल्ड, हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, कैन बी रिसाइकिल्ड। सर हम इतना कॉम्प्लेक्स कर क्यों रहे हैं? असल में हम शेयर होल्डर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर का यहां ट्विन ऑब्जेक्टिव है। अगर ट्विन ऑब्जेक्टिव है तो हमने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की अकाउंटिंग फॉलो की है पहले पूरी, लेकिन इतना करने के बाद हमने रीवैल्यू भी कर दिया और दोनों P&L में ना जाए इसलिए इसे ओसीआई में डाला गया। इसे ओसीआई में डाल करके हमने भेज दिया और हमने कहा जब सेटलमेंट होगी तो उस वक्त बाद में देखेंगे, ये रिसाइकिल भी हो सकता है। क्या यहां पर भी फेयर वैल्यू इज रेलेवेंट? द आंसर इज यस, यहां पर भी फेयर वैल्यू इज रेलेवेंट। फेयर वैल्यू वही है, फेयर वैल्यू एज पर 113 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर भी आखिरी दिन जो आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, हम कैरिंग अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करेंगे? फेयर वैल्यू से। और ओसीआई रिजर्व में नहीं, हम उसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। हम उसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। विशाल ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो बोल रहे हैं क्या शेयर होल्डर के पास भी इतनी नॉलेज होती है जितना हम उसे बता रहे हैं? द आंसर इज यस, ये हमारी अजम्पशन है। जैसे एसएफएम के अंदर आप हर जगह फार्मूला लगाने के लिए अजम्पशन नहीं लगा देते हो कि ये फार्मूला तभी लगता है मानकर कि सब लोग रैशनल है, वैसे ही हम भी बोलते हैं कि सब लोगों को इंड एस की पूरी नॉलेज है। इसका मतलब हमारे पास ये अमाउंट यहां पर ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, जब सेटलमेंट होती है, जब हम सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट पर एंट्रीज क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए। लेकिन अब इसमें कहीं डिफरेंस आ सकते हैं, इसमें भी डिफरेंस आ सकता है, तो डिफरेंस कहां जाएगा? डिफरेंस P&L में चला जाएगा। इसमें भी डिफरेंस आएगा, बताओ वो डिफरेंस कहां जाएगा? अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो बताओ कहां भेजेंगे? भाई पहले तो ओसीआई रिजर्व में डालेंगे, पहले फ्रिज में भेजेंगे और फिर ओसीआई रिजर्व से लेटर ऑन क्या करेंगे? ओसीआई रिजर्व को रिसाइकिल करेंगे, हम उसे उठा करके रिसाइकिल भी करेंगे। और इस केस में क्या करेंगे? मैंने एंट्री को थोड़ा ठीक नहीं लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए। और अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस कहां पर चला जाएगा? डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, यानी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में तरोताजा चीजें चली जाती हैं। यानी ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स थे। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म पर ज्यादा फोकस करना है, इसका मतलब ये जितनी चीजें करी हैं ये डिट्टो सब यहां सेम है। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, आई वॉन्ट कि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं है हमारे पास और इसके ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस भी हैं और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये, और ये सारा काम यहां पर भी आएगा, 100% आएगा। इसका मतलब मैं इसको यहां पर भी कवर करने वाला हूं।
इसके अलावा मैंने आपके साथ एक बात और भी बताई हुई है। वो बात कौन सी बताई हुई थी, जरा उस बारे में भी समझ ले। मैंने ये कहा था कि जो यहां पर फेयर वैल्यू निकलती है, जो ये फेयर वैल्यू निकलती है, दिस इज द फेयर वैल्यू। ये फेयर वैल्यू को क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस। इसकी तुलना की जाती है। मैं भूल गया किसके साथ तुलना करने को बोला था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मैंने ये बात बताई है कि नहीं बताई। हम इस फेयर वैल्यू की तुलना करते हैं, किसके साथ तुलना करते हैं? फेयर वैल्यू एज पर लेवल 1 इनपुट्स। फेयर वैल्यू एज पर लेवल 1 इनपुट्स, ये बात बताई हुई है मैंने आपको। लेवल 1 113 में बताया हुआ है। अच्छा कार्तिक, अच्छा लिखवा रखी है, ओके। तो अभी फिर बोल देता हूं। मैंने कहा अगर इसमें कोई डिफरेंस आएगा तो आप इनिशियल रिकॉग्निशन पर भी प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर देंगे, अगर आपके पास इनकी फेयर वैल्यूज में कोई डिफरेंस है तो। एनीवे ये मैंने कराया हुआ नहीं है, तो इसको मैं भी और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता। मैं आपको इसका प्रिंट आउट तो ले लिया, आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा आज। मैं लॉन्ग टर्म की चर्चा कर रहा हूं, है?